नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अध्ययन जंक्शन पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही में बने बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारे चैनल में DLED फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कवर किया था शिक्षण टॉपिक को। तो उसी कड़ी में आज के लिए हमारा टॉपिक है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है संप्रेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम धन प्रेषण, जिसका अर्थ होता है समान रूप से भेजा गया। और अगर हम इस वर्ड के ओरिजिन के बारे में बात करें तो इसे इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि ज़्यादातर इंग्लिश के वर्ड्स लैटिन भाषा से लिए गए हैं, उसी तरह ये लैटिन भाषा के वर्ड कम्युनिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सामान्य बनाना या फिर टू मेक इट कॉमन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने विचार, संप्रत्यय, भावनाएं एवं सिद्धांत यानी कि आइडियाज़, कंसेप्ट्स, फीलिंग्स और प्रिंसिपल्स आदि को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान या विनिमय करता है, मतलब या तो शेयर करता है या तो एक्सचेंज करता है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है, जिसमें लोग अपने फीलिंग्स, अपने कंसेप्ट्स, अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। संप्रेषण एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करता है। इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान अर्थ तथा अर्थों को, दूसरों के अर्थों को समझने का प्रयास भी करता है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारी डेफिनेशंस डिस्प्ले हो रही हैं। तो आप अगर चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी एक डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप अपनी आंसर्स में डेफिनेशंस को लिखते हैं तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पे E.J. मेयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें उन्होंने लिखा है, संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों को दूसरे व्यक्तियों से परिचित कराना है। कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग वंस आइडियाज़ एंड ओपिनियंस नोन टू अदर। जैसे कि हमने ऊपर की मीनिंग में पढ़ा था कि कम्युनिकेशन की बेसिक थीम ही यही है कि एक व्यक्ति से नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या कुछ भी चीज़ वो शेयर करना चाहता है वह दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए। देखिए, संप्रेषण का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि एक इंसान अपने विचारों को व्यक्त कर दे, जिससे उसने व्यक्त किया है उसका समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम संप्रेषण के घटकों की बात करें तो इसके 3 प्रमुख घटक हैं, प्रेषक, ग्राही और संदेश। देखिए, प्रेषक वो होता है जो सेंडर को हम हिंदी में प्रेषक कहते हैं, जो मैसेज भेजता है वो सेंडर कहलाता है। ग्राही रिसीवर होता है, जो इंसान मैसेज को ग्रहण करता है वो ग्राही कहलाता है। और संदेश अथवा माध्यम, जिस माध्यम के द्वारा हम अपना संदेश भेजते हैं वो इसका तीसरा घटक है। संदेश और माध्यम दोनों का ही होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए उस टॉपिक के बारे में 3-4 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो उसका अर्थ क्या है, दूसरा उसकी नीड और तीसरा उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। जब तक हम किसी चीज़ की नीड को नहीं समझेंगे तब तक हम उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं इसकी आवश्यकता के बारे में। तो पहला है व्यक्ति और समाज का लाभ, बेनिफिट ऑफ पर्सन इन सोसाइटी। देखिए, कम्युनिकेशन के द्वारा ही एक व्यक्ति का ज्ञान दूसरे व्यक्ति को जाता है, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो एथिकल हो, चाहे वो एडुकेशनल हो, कोई भी हो। जब ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार होता है तो इसी के माध्यम से इंडिविजुअल और सोसाइटी का दोनों का लाभ होता है। अनिवार्य शिक्षा यानी कि
कंपल्सरी एडुकेशन। देखिए, शिक्षा का मेन जो तरीका है वो ही कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के द्वारा ही एक टीचर अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। तो देखिए, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उस प्रक्रिया में शब्दों का प्रयोग हो ही, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जो गूंगे बहरे बच्चों की भी क्लासेस चलती हैं, तो कम्युनिकेशन दो तरह से हो सकता है, एक शाब्दिक भी अशाब्दिक भी। तो शिक्षा के क्षेत्र में कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण घटक है। छात्र का सर्वांगीण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के डाइवर्स माहौल में एक स्टूडेंट का हर चीज़ से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल फैक्टर हो, चाहे वो मॉरल फैक्टर हो, चाहे वो जो हमारा कांस्टेंट डाटा है जो कि नहीं चेंज होता है, कांस्टेंट डाटा है, उससे अवेयर होना हर बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। तो एक टीचर अपने बच्चों को कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर स्टूडेंट खुद ही मैगज़ीन्स, जर्नल्स पढ़ करके ज्ञान को अर्जित करते हैं, वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है, क्योंकि जिसने वो मैगज़ीन और जर्नल लिखा है वो अपने शब्दों के रूप में उसे व्यक्त करता है, दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ता है। देखिए, फिर हमारा चौथा पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक समायोजन, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एडजस्टमेंट। देखिए, स्कूल में यहाँ पे हम शिक्षा के संदर्भ में ही कम्युनिकेशन को बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, एक स्कूल में क्या होता है कि जितने भी पॉलिटिकल, सोसाइटी से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिकल चेंजेस होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ जर्नल्स, पेपर्स या फिर आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो एक स्कूल में वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, या फिर अगर कोई रिटन मटेरियल नहीं भी है तो भी टीचर के द्वारा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें बच्चे उन चीज़ों को सीखते हैं। जब बच्चे उन चीज़ों को सीखते हैं, उस चेंज की वजह उन्हें समझ में आती है, तो वो उस चेंज से एडजस्ट भी होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, या फिर कोई सोसाइटी में ही चेंज होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि अभी सेक्शन 377 अबॉलिश हुआ था, तो ये एक सोसाइटी के लिए एक चेंज था, एक उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था उससे वो चेंज है सोसाइटी के लिए। तो अगर स्कूल में उससे रिलेटेड एडुकेशन दी जाएगी कि ये क्यों ज़रूरी है, और वो भी ये एक कॉमन सी चीज़ है LGBTQ, और ये कॉमन सी चीज़ है और बच्चों को इससे अवेयर कराया जाएगा, तो वो उस चेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ एडजस्ट भी करेंगे। अब है शिक्षा अधिकारियों का आदेश। देखिए, एक एजुकेशनल ऑफिसर बहुत सारे डायरेक्शंस या फिर चीज़ें बच्चों के लिए बताते रहते हैं, तो उसके लिए भी कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही के थ्रू बच्चे समझ पाएंगे। फिर है शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल एड्स। देखिए, नवीन विधियाँ, प्रविधियाँ आती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं, तो उन चेंजेस से अडॉप्ट करने के लिए, उनसे सीखने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। फिर है सहानुभूति एवं सहयोग का विकास। देखिए, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी की प्रॉब्लम समझते हैं, तब उसके लिए हमें हमारे मन में सिंपैथी या फिर एम्पैथी आती है, और हम अपना कोऑपरेशन भी किसी के साथ शेयर अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। हम जब किसी से बात करते हैं, हम लोगों की चीज़ें समझते हैं, उन्हें अपनी चीज़ें समझाते हैं, तो उससे लोगों के बीच में, सोसाइटी में सिंपैथी, एम्पैथी और कोऑपरेशन की भावना का डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाता है। फिर इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था पे नियंत्रण, एजुकेशनल सिस्टम में कंट्रोल के लिए जब तक हम अपने डिसिप्लिनरी मेजर्स के बारे में बच्चों को बताएंगे नहीं, उनको रूल्स समझाएंगे नहीं, तब तक उन्हें नहीं समझ में आएगा। फिर है अपव्यय एवं अवरोधन को रोकना। तो देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए संप्रेषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे हम लोगों को शिक्षा का महत्व समझा सकते हैं, और जब तक सोसाइटी में लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझेंगे, उन्हें शिक्षा के लिए जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम किसी को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कम्युनिकेशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण के प्रकार की बात करें
तो यह दो प्रकार से होता है, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। शाब्दिक से ही स्पष्ट है कि जिस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग हो उसे शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। यह दो तरीके से हो सकता है, एक मौखिक एक लिखित। जब हम अपने विचारों को अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह मौखिक संप्रेषण कहलाता है, और जब हम अपने विचारों को लिख करके यानी कि लिपि के चिन्हों के द्वारा प्रकट करते हैं तब वह लिखित शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण का दूसरा प्रकार है अशाब्दिक संप्रेषण, जिसमें वाणी या ध्वनि नहीं होती है। इसमें आँखों की भाषा, मुख मुद्रा, स्पर्श करके या फिर संकेतों के द्वारा हम अपने बातों को स्पष्टता से बताते हैं दूसरे व्यक्ति को। अब अगर हम संप्रेषण में होने वाली रुकावटों की बातें करें, देखिए ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम अपने विचार किसी से व्यक्त करें तो वो उतनी स्पष्टता से ही दूसरा व्यक्ति ग्रहण कर सके। कभी कभी इसमें कई सारी रुकावटें भी आ जाती हैं, तो कुछ रुकावटों को हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला है रुचि का अभाव। यदि हम संप्रेषण दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है तो यदि किसी भी एक तरफ के लोगों में रुचि का अभाव है, या तो ग्राही या प्रेषक में अगर किसी के पास भी रुचि का अभाव है तो संप्रेषण प्रभावी नहीं हो सकता। दूसरा है संप्रेषण सामग्री की कमी। देखिए, संप्रेषण के लिए हमें कई प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यदि वो सामग्री हमें उपलब्ध नहीं होती हैं तब भी संप्रेषण प्रभावी नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है संप्रेषण माध्यम की कमियां। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो अगर हमारे पास एडिक्वेट या प्रॉपर मीडिया नहीं है तो भी संप्रेषण संभव नहीं हो सकता है, प्रभावी संप्रेषण संभव नहीं है। भाषा की कमी। ज़रूरी नहीं है कि जिन दो लोगों के बीच में संप्रेषण हो रहा है दोनों उस भाषा को समझें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्रेषक इंग्लिश में बोल रहा है और ग्राही को इंग्लिश नहीं आती तो वह संप्रेषण व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि ग्राही को कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फिर है प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां। देखिए, जो रिसीवर है, कभी कभी रिसीवर के पास भी बहुत सारी कमियां रिसीवर की तरफ से हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस समय संप्रेषण हो रहा है उस समय रिसीवर मानसिक या शारीरिक रूप से उपस्थित हो। यदि वह किसी भी एक वजह से उस समय उपस्थित नहीं है वहाँ पे तो भी संप्रेषण की कमियां हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको संप्रेषण टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।